हेलो स्टूडेंट, मैं सारिका वर्मा आज आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ऑक्सीजन के एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में बताऊंगी। प्रीवियस वीडियो में हमने होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में पढ़ा था, जहां पर हमने नाइट्रोजन तक के एनर्जी लेवल डायग्राम को डिस्कस कर लिया था। अब हम आज के वीडियो में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के एनर्जी लेवल डायग्राम को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। O2 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए दो ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो हम क्या लिख सकते हैं? 1s2 2s2 और 2p4। अब यहाँ पर ये जो s एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये p एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन के द्वारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। किस तरीके से इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी होगी, उसी बेस पर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। यहाँ देखिए इस तरीके से। यहाँ मैंने 1s एटॉमिक ऑर्बिटल बनाया है एक ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल, एक ऑक्सीजन एटम के लिए। यहाँ पर दूसरे ऑक्सीजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियर कॉम्बिनेशन के द्वारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पर एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और ये दूसरा s एटॉमिक ऑर्बिटल जब लीनियर कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, तो यहाँ पर अगर वेव फंक्शन का फेज सेम है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, या फिर हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। s एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो यहाँ पर मैंने सिग्मा बॉन्ड को लिखा है और यहाँ पर हायर एनर्जी होने के कारण सिग्मा एंटी बॉन्डिंग लिखा है। ठीक इसी तरीके से एक ऑक्सीजन के 3p एटॉमिक ऑर्बिटल जब दूसरे ऑक्सीजन एटम के 3p एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ लीनियर कंबाइन होंगे तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिसमें से 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग और 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि नाइट्रोजन के अपोजिट यहाँ पर जो सिग्मा 2p की एनर्जी है वो कम होगी और पाई 2p की एनर्जी ज्यादा होगी, जबकि नाइट्रोजन में हमने पाई 2p की एनर्जी को कम लिया था। क्यों कम लिया था? क्योंकि वहां पर हमने sp मिक्सिंग को भी साथ में पढ़ा था। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, sp मिक्सिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में काफी अच्छी तरीके से समझाया है। इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो को जरूर से देखिएगा, जिससे आपके कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए टॉपिक को कंटिन्यू रखते हुए हम ऑक्सीजन के एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक इसी तरीके से ऑक्सीजन के दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक इसी तरीके से 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन। अब जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो ऑफ्पो के रूल को फॉलो करते हुए करते हैं। ऑफ्पो का रूल क्या कहता है? जिस
एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, हमें इलेक्ट्रॉन पहले वहीं फिल करने हैं। तो यहाँ पर मैं पहले बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ऑफ्को रूल का फॉलो करते हुए मैं पहले बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करूंगी। यहाँ देखिए हम ऑफ्को के साथ साथ हुंड के रूल को भी फॉलो करते हैं। हुंड के रूल के अकॉर्डिंग अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल या मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है तो एक एक इलेक्ट्रॉन हम पहले मोलिकुलर ऑर्बिटल में भरेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी और एक मोलिकुलर ऑर्बिटल में हमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जिनकी स्पिन अपोजिट रखने हैं। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन और हैं जो अब हमें एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में भरने होंगे। अब यदि हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल, तो हम कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल। यहां पर देखिए 1s एटॉमिक ऑर्बिटल अगर कंबाइन होकर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बना रहे हैं और 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि बॉन्डिंग है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन के एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में जाने पर मॉलिक्यूल उतना ही अनस्टेबल हो जा रहा है। तो टोटली हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है वो एक तरीके से नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है या फिर ये बॉन्ड बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को लेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ कि सिग्मा 2s यहाँ बॉन्डिंग, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, फिर सिग्मा 2p। अगर एक्स एक्सिस यहाँ पर देखिए, एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि हमने जो पहले पढ़ा है वो इस तरीके से पढ़ा है कि यहाँ मैंने एक्स एक्सिस को, यहाँ मैंने वाई एक्सिस को और यहाँ मैंने जेड एक्सिस को लिया है और इस एक्स एक्सिस पर मैं एक्सियल ओवरलैपिंग ले रही हूँ, यानी सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन को मैं एक्सियल ओवरलैपिंग एक्स एक्सिस पर ले रही हूँ और कोलेटरल ओवरलैपिंग अपन वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर ले रहे हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर सिग्मा 2px लिखा है। अगर आप इस जेड एक्सिस को यहाँ ले रहे हो और एक्सियल ओवरलैपिंग करा रहे हो तो यहाँ आप सिग्मा 2pz भी लिख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सिग्मा 2px है और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ बॉन्डिंग और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 इलेक्ट्रॉन है। बाद में पाई 2py और पाई 2pz है, ये भी क्या है बॉन्डिंग है और इन दोनों की एनर्जी क्या है इक्वल है और साथ ही इनमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पाई 2py और पाई 2pz। यहाँ पर इन दोनों की एनर्जी क्या है इक्वल है और ये क्या है एंटी बॉन्डिंग है और इनमें दोनों में क्या क्या है एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर हम बॉन्ड ऑर्डर को निकालेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, यही लिखा है आपने पढ़ा है। तो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3 4।
अपॉन 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 2। बॉन्ड ऑर्डर 2 आने का मतलब है कि जो दो ऑक्सीजन एटम मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं O2 का, उन दोनों के बीच में 2 बॉन्ड होंगे। अब आप यहाँ आइए, देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में है। कहने का मतलब है एक बॉन्ड यहाँ सिग्मा तो दूसरा पाई होगा। अब अगर मोलिकुलर ऑर्बिटल जो हमने बनाए हैं उसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो जो मॉलिक्यूल है उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो पैरामैग्नेटिक होगी। अगर यहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये डायामैग्नेटिक होगा। ये जो पैरामैग्नेटिक नेचर है ऑक्सीजन का, ये MOT की जो बेस्ट एडवांटेज है या जो बेस्ट क्वालिटी है या जो सबसे अच्छी विशेषता यही है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है वो VBT के द्वारा हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, या कोई अदर थ्योरी ऐसी नहीं है जिसके द्वारा हम ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर सकें। लेकिन MOT के द्वारा हम आसानी से ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। साथ ही जो MOT है वो इलेक्ट्रॉन के डीलोकेलाइजेशन को मानती है, या हम यहाँ पर ये क्या कह सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का में जो एनर्जी डिफरेंस बताया गया है उसके द्वारा हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम को डिफाइन कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम हमें कब मिलते हैं? जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है, तभी हमें मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम मिलते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? MOT की क्वालिटी है, एडवांटेज है, ये चीज आपको माइंड में रखनी है। अब यहाँ पर देखिए जो चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ और जो चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर निकल कर आती है वो ये है कि अगर यहाँ पर बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। कहने का मेरा मतलब है कि हमने यहाँ पर O2 को पढ़ा। अगर मैं O2 नेगेटिव लेना चाहूं तो मैं क्या लूंगी? यहाँ पर मैं एक इलेक्ट्रॉन को और फिल करूंगी, यानी एक इलेक्ट्रॉन मैंने एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में भरा है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि ऑक्सीजन की स्टेबिलिटी O2 नेगेटिव से ज्यादा होगी। अब यदि मैं O2 नेगेटिव लूं, यानी मैं एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में और फिल करूं, तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, तो मैं यहां पर कह सकती हूं, सॉरी ये O2 नेगेटिव है, नीचे लिखना चाहिए था मेरे को, ये O2 ये नेगेटिव है और ये O2 नेगेटिव है। इस तरीके से ये स्टेबिलिटी इसकी होनी चाहिए। अब यदि मैं O2 पॉजिटिव लिखूं, O2 पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब है आप एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में से हटाइए। कहने का मतलब है अगर एक इलेक्ट्रॉन हटेगा तो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में से यहां से एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे हम, तो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि O2 पॉजिटिव की स्टेबिलिटी ऑक्सीजन से ज्यादा होगी। ये हमें इस मोलिकुलर एनर्जी लेवल डायग्राम के द्वारा हम ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि जब बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है, और एंटी बॉन्डिंग में अगर अपन इलेक्ट्रॉन को जोड़ रहे हैं तो स्टेबिलिटी घटेगी, और एंटी बॉन्डिंग में से यदि हम इलेक्ट्रॉन को हटा रहे हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब इस चीज को हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल के, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के आप इस चीज को चेक कर सकते हो। तो चलिए हम इस चीज को हम चेक करते हैं कि ऐसा होता है क्या। आराम से मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को अपन
बेस लेते हुए स्टेबिलिटी को बता सकते हैं। एक चीज और आप ध्यान में रखो, ठीक है, कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इस चीज को भी आप समझिए। मान लीजिए कि दो मॉलिक्यूल है, ये दो और ये दो मॉलिक्यूल है। अगर इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इनके बीच में डबल बॉन्ड है और इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर का मतलब यही होता है कि अगर सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, तो मैंने यहां बोला बॉन्ड ऑर्डर है 1। अगर 2 है तो मैंने बोला बॉन्ड ऑर्डर है 2। 3 है तो मैंने क्या बोला? बॉन्ड ऑर्डर है 3। 1.5 है यानी एक बॉन्ड पूरा है, दूसरा आधा है। डॉटेड लाइंस के द्वारा हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन एक बार आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब यही होता है। अब यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन है। अब दो मॉलिक्यूल के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई है। यहाँ पर एक सिग्मा है और ये 2 पाई है, यानी एक सिग्मा बॉन्ड बना। यहाँ पर एटम्स के बीच में सिग्मा के साथ साथ पाई और यहाँ पर सिग्मा के साथ साथ 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी बॉन्ड बन रहे हैं। हमने क्या पढ़ा है कि बॉन्ड का फॉर्मेशन होने से स्टेबिलिटी आती है। स्टेबिलिटी की वजह से ही तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर दो आइसोलेटेड एटम है, वो बॉन्ड क्यों बनाएंगे? इनके बीच में बॉन्ड बनेगा क्यों? क्योंकि इस आइसोलेटेड एटम की तुलना में जब बॉन्ड का फॉर्मेशन आ जाता है तो सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है, मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है, इसीलिए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ तो एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्ड भी बन रहा है, यहाँ 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं, यानी स्टेबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। देखिए ये कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, नेट में आया है शायद, कि बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक होती है या एक्सोथर्मिक होती है, या इस तरीके से 2 ऑप्शन और दिए हुए थे। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हमेशा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जब आइसोलेटेड एटम से, जो मान लो ये H है और ये H है और H2 का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये स्टेबल होगा जब इसकी एनर्जी कम होगी। तो एनर्जी कम कब होगी? जब रिएक्शन होगी वो एक्सोथर्मिक होगी, एनर्जी निकलेगी तभी H2 का फॉर्मेशन होगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ये स्टेबिलिटी आती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। दूसरी चीज, एक चीज और आप ध्यान में रखिए कि यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ इस तरीके से, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के साथ साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो रहा है, यानी ये जो 2 एटम्स है वो और पास पास आ रहे हैं, क्योंकि एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, साथ साथ कोलेटरल ओवरलैपिंग भी हो रही है। यानी मैं क्या कह सकती हूँ कि जो 2 न्यूक्लियस है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है। यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ जो 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं, तो यहाँ पर तो 2 न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस और भी कम हो जाएगा। या अदर वर्ड में मैं क्या कह सकती हूँ कि जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है? घट रही है। तो ये चीज मैंने आपको क्यों बताई है? क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं कि यदि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बॉन्ड ऑर्डर यदि बढ़ रहा है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ अगर बढ़ रही है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन यदि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। क्यों होगी? ये चीज मैंने आपको बता दी है। अब आप एक एक करके O2 के जो आयंस हमने पढ़े हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बॉन्ड ऑर्डर को निकालिए, और जो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल डायग्राम से जो हमने कंक्लूजन निकाला है उसको मिलाइए। देखिए यहाँ पर अगर हम
किसकी बात करें, ये है O2 पॉजिटिव मान लो, चाहे पहले कुछ भी मान लो, O2 पॉजिटिव लिया, O2 पॉजिटिव लेंगे तो होगा क्या, ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8, एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ कम रखा है। क्यों रखा है, क्योंकि O2 पॉजिटिव बनेगा कब, जब एक ऑक्सीजन, ठीक है, और दूसरा ऑक्सीजन यहाँ होएगा, और O2 पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम है, ये मान लो एक पॉजिटिव ले लिया हमने, O2 पॉजिटिव, तभी बनेगा। अब यदि 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हमें बढ़ने हैं तो हम कैसे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब यहां पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से लिख सकते हैं और बॉन्ड ऑर्डर को हम आराम से निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताती हूँ। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हो जाएंगे, 1 2 3 अपॉन 2 कितने हो जाएंगे, 5 6, ये हो जाएगा 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2.5, यानी O2 पॉजिटिव के लिए हमें बॉन्ड ऑर्डर क्या मिला, 2.5। अब यहां पर देखिए, अगर हम इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करें तो ये भी क्या होगा, O2 प्लस क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी है, पैरामैग्नेटिक। अगर हम O2 नेगेटिव की बात करें, यहाँ पर O2 नेगेटिव की, तो यहाँ पर कंडीशन क्या बन के आएगी कि यहाँ पर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4, O2 नेगेटिव है, यानी यहाँ पर हमें एक इलेक्ट्रॉन को और जोड़ना है। अब यदि हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब यदि हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, तो आप आराम से इस एनर्जी लेवल डायग्राम को देख के लिख सकते हो। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दिखाती हूँ। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। अब अगर मैं यहाँ पर O2 नेगेटिव की बात करूं तो यहाँ पर हम अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो O2 नेगेटिव में क्या होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये तो O2 का है। 2 नेगेटिव यानी यहाँ पर हमें एक एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए हमने और जोड़ दिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 और ये 5, यानी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 और ये 10। अब यहां पर यदि यहां पर देखो, इसके मैग्नेटिक कैरेक्टर को भी आप देख लीजिए। O2 नेगेटिव है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में क्या है, अनपेयर्ड है अभी तक, तो इसका नेचर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। यहां पर देखिए O2 2 नेगेटिव का यदि हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स 1 2 3 4 5 6 अपॉन 2, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/2 इज इक्वल टू 1। यानी यहां पर बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर हम इसके मैग्नेटिक कैरेक्टर को देखें तो ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे यहां पर क्या है, पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर अगर हम लिखें तो ये क्या कर सकते हैं अपन, ये डाया मैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो दो चीजें हमने यहां पर देखी। अब अगर मैं यहां पर टोटली हम बॉन्ड ऑर्डर को लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए O2 O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव और O2 हमने पॉजिटिव लिखा है। अब यहां पर ये O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर निकाला है हमने 1, मैं यहां पर बॉन्ड ऑर्डर लिख देती हूँ, बॉन्ड ऑर्डर हमने यहां पर निकाला है 1। इसका हमने निकाला है किसका, O2 नेगेटिव का 1.5। यहां पर हमने O2 का निकाला है, O2 नेगेटिव का 1.5। यहां पर O2 का हमने निकाला था 2 और O2 पॉजिटिव का हमने कितना निकाला था, 2.5 निकाला था क्या, देखिए O2 पॉजिटिव का हमने निकाला है 2.5, तो मैं यहां पर लिख देती हूँ 2.5। अब यहां पर देखिए बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो कहने का मतलब है ये बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है इस तरीके से। तो स्टेबिलिटी भी कैसे होगी, ये इस तरीके से कि O2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा O2 से, O2 नेगेटिव O2 से कम और O2 2 नेगेटिव सबसे कम स्टेबल होगा। किसके बेस पे हमने निकाला, बॉन्ड ऑर्डर के बेस पे हमने निकाला। और हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर जो हमने एनर्जी लेवल डायग्राम हमने ऊपर ड्रॉ करा है, उसमें भी मैंने आपको क्या बताया था, यही ऑर्डर बताया था। यहाँ देखिए O2 पॉजिटिव स्टेबल है, O2 से O2 नेगेटिव कम है और O2 नेगेटिव सबसे कम है। ठीक है, तो आपको बॉन्ड ऑर्डर अगर आपके पास अगर निकालना है और उसके बाद स्टेबिलिटी बतानी है तो आप उस तरीके से क्वेश्चन को अटेंड कीजिएगा। और अगर आपको खाली स्टेबिलिटी बतानी है तो हमेशा ध्यान में रखना कि जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी घटेगी। दूसरी बात यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो एनर्जी लेवल डायग्राम यहाँ बन रहा है वहां पर यहाँ सिग्मा 2p की एनर्जी क्या आ रही है, कम आ रही है। आप इस तरीके से ध्यान में रख लिया करो ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन का O आ रहा है उससे आप सिग्मा बना लिया करो, तो ऑक्सीजन में सिग्मा क्या आएगा, नीचे आएगा। इस तरीके से माइंड में रख लीजिए। और एक अलग से सेपरेट वीडियो में आपको ट्रिक का बताऊंगी जिसमें आप विद इन 1 सेकेंड किसी भी मॉलिक्यूल या आयंस के लिए, एटॉमिक आयंस के लिए आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को निकाल सकेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरी मेहनत और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।